फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइन ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएनएचएम से जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है, सीबी नेट टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है, साथ साथ में हम एसटीएस और सीएचओ पद को भी लेकर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा जो सीरीज़ है ये 18 नंबर का सीरीज़ है। इससे पहले हम 17 नंबर सीरीज तक कर चुके हैं और प्रत्येक सीरीज में हम 50 प्रश्नों को हल किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अनुमान हो गया होगा कि हम कितने टोटल प्रश्नों को हल कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, जो 18 नंबर का सीरीज़ है आपके हेमेटो इम्यूनोलॉजी से संबंधित है। और फ्रेंड्स, अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कुछ डाले जा रहे हैं जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं किए जा सकते, यानी कि टाइम कम है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो इन केस में आप टेलीग्राम चैनल से उसको पढ़ाई कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्सों में जो इसकी तैयारी करें उनको शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं प्रश्नों पर। जो प्रश्नों की नंबरिंग है, नंबरिंग पे इतना हम ध्यान नहीं देंगे। वैसे तो 924 से शुरू है, लेकिन इसमें जो मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ पे छांट के लाया गया है, तो नंबरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए नंबरिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। सीधे आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न हमारा है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस बाई व्हिच टाइप ऑफ सेल्स। तो फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे प्रोड्यूस करता है जो मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो जो सेल होते हैं उनका क्या नाम होता है। तो फ्रेंड्स, उनका नाम होता है बी लिम्फोसाइट्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज रिक्वायर्ड बाय डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ एन एंटीजन। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट कोई एंटीजन से एक्सपोजर हुआ है तो उसमें कौन प्रकार का इम्यूनिटी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, कौन सा इम्यूनिटी यहाँ पे वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका इम्यूनिटी जो वर्क करता है वो होता है आपका एक्टिव इम्यूनिटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनिटी अकर थ्रू द सॉल्युबल मीडिएटर लाइक एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइनेज। तो फ्रेंड्स, जो आपके यहाँ पे सॉल्युबल होते हैं मीडिएटर के जैसे, तो जो जैसे कि एंटीबॉडीज और साइटोकाइनिन, तो ये जो आपके इम्यूनिटी होते हैं वो कौन से इम्यूनिटी होते हैं, ये आपके पैसिव इम्यूनिटी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बी सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिक्वायर्ड फॉर द पैसिव ट्रांसफर ऑफ लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द इम्यून इंडिविजुअल टू नॉन इम्यून इंडिविजुअल। यानी कि जो इम्यून इंडिविजुअल और नॉन इम्यून इंडिविजुअल पे जो ट्रांसफ़र होते हैं, तो ऐसे प्रकार के इम्यूनिटी को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे प्रकार के इम्यूनिटी को कहते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो आपका नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बी सही जाएगा। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 15 नंबर आने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हिच आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इन द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। यानी कि आपका जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है उसमें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं वो बोथ होते हैं, यानी कि थाइमस भी होता है और आपके साथ साथ में यहाँ पे बोन मैरो भी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, व्हिच स्टेन इज यूज टू डिफरेंशिएट टी लिम्फोसाइट्स फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स। यानी कि हम कौन सा स्टेन का यूज करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए टी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट से। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्टेन यहाँ पे जो इसमें ऑप्शन में दिए हैं वो स्टेन नहीं होते हैं, ना डिफरेंस नहीं कर पाते हैं टी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, नन ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राइट स्टेन है आपका यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में यूज होगा। ठीक है, राइट स्टेन फ्रेंड्स जो है, और यहाँ पे लिस्मन स्टेन, ये दोनों किस प्रकार के स्टेन हैं ये हमको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके यहाँ पे नॉलेज का पता लग जाएगा और साथ साथ में आपकी तैयारी भी बेहतर होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ में हमारा है, टी लिम्फोसाइट कॉन्टिन्यूटेड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सर्कुलेटिंग स्मॉल लिम्फोसाइट्स इन द पेरिफेरल ब्लड। यानी कि आपके पेरिफेरल ब्लड में आपके जो सर्कुलेटिंग स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनका टी लिम्फोसाइट का परसेंटेज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इनका जो परसेंटेज होता है वो होता है 30 से 65%। तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, 20 सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 931 का, व्हिच लिम्फोसाइट्स बाइंड सेपरेट सेल ऑन देयर सरफेस फ्रॉम द रोस्टेस। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन सही जाएगा वो क्या जाएगा, टी लिम्फोसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा कह रहा है, व्हिच टाइप ऑफ टी सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन लिम्फोकाइनेज दैट पॉजिटिवली रेगुलेट। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे पॉजिटिवली रेगुलेट करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन लिम्फोकाइनेज का, होता है हेल्पर सेल, यानी कि टी हेल्पर सेल। अगर इसको बात करें तो ये क्या करता है, बी सेल को भी प्रोड्यूस करता है, उसको भी रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा, टी हेल्पर सेल। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है,
T suppressor cell which regulate or suppress the immunity response of both T and B lymphocyte H which type of surface marker, यानी कौन प्रकार का यहाँ पे सरफेस मार्कर होता है जो आपके यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं, CD8। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, CD8। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है जनरेशन ऑफ टी सप्रेसर सेल इज इंड्यूस्ड बाई। तो जो आपके जनरेशन ऑफ टी सप्रेसर सेल्स जो होते हैं वो इंड्यूस बाई कहाँ पे होते हैं, तो फ्रेंड्स ये टी इंड्यूसर सेल इनको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बी सही जाएगा, टी इंड्यूसर सेल। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लिम्फोसाइट्स ऑर्गन इन द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, यानी कि आपका जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है वो जो कि आपके ह्यूमन इम्यून सिस्टम में पाया जाता है वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स वो होता है हमारा क्या, लिम्फोसाइट्स, नोड्स, अपेंडिक्स, टॉन्सिल, ऑल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होते हैं, ऑल ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से जाएगा, ऑल ऑप्शन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 936 का। व्हिच सेल हैज ए शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द ओनली फ्यू डे आर वीक, यानी किस प्रकार के जो यहाँ पे सेल्स हैं इनका जो लाइफ है वो बहुत कम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी कि कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते के लिए होता है। तो फ्रेंड्स इन सेल को हम क्या कहते हैं, इन सेल को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। Which lymphoid organ degenerated T cell differentiate between the self and non-self antigens and interact efficiently with non-self। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें कौन से जो लिम्फोइड्स ऑर्गन होते हैं जो कि आपके टी को डिफरेंस करते हैं यानी कि सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में। तो फ्रेंड्स इनका जो ऑप्शन सही जाएगा वो आपका थाइमस सही जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, डी सही जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा फॉर्म ऑफ व्हिच लिम्फोसाइट टिश्यू लिम्फोइड सर्कुलेट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ्स, यानी कि कौन प्रकार के यहाँ पे लिम्फ टिश्यू लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो कि आपके यहाँ पे सर्कुलेट करते हैं कहाँ से, ब्लड से लिम्फ में। ठीक है, किसको, लिम्फोइड्स को। तो फ्रेंड्स इनका जो ऑप्शन हो जाएगा वो लिम्फ नोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, डी सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला। ठीक है, व्हिच सेल इज मीडिएटेड रैपिडली लाइजिंग ऑफ वायरस इंटेक्ट। ठीक है, इंटेक्टेड सेल्स, ट्यूमर सेल्स एंड फॉरेन ग्राफ्ट सेल्स, यानी कौन सा यहाँ पे रैपिड लाइजिंग प्रकार के कौन से सेल हैं जो कि रैपिड लाइजिंग के रूप में जाने जाते हैं, वायरस को मार सकते हैं। ठीक है, ट्यूमर सेल को ख़त्म करते हैं और फॉरेन जो ग्राफ्ट टी सेल होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे जाएगा नेचुरल किलर सेल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बी नंबर का नेचुरल किलर सेल। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है द प्रोसेस इन द व्हिच, यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस इन व्हिच सेल मूव इन द सर्टेन डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज, यानी कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं जो आपके इन्फ्लुएंस होते हैं केमिकल सब्सटेंस का, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कीमोटैक्सिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट कीमोस्टेटिक फैक्टर, यानी कि कीमोटैटिक फैक्टर जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स जो कीमोथेटिक फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं ये वाले, ऑप्शन नंबर बी के। ठीक है, एनाफाइलोटॉक्सिन C3A। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा है द मॉलिक्यूल दैट प्रमोट फेगोसाइटोसिस बाय कोटिंग द पार्टिकल्स इन नोन एज, यानी कि कौन से यहाँ के मॉलिक्यूल हैं जो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं आपके फाइगोसाइटोसिस को, और किस प्रक्रिया के द्वारा, कोटिंग के द्वारा। ठीक है, कोटिंग के द्वारा। तो इसको कौन, इनको क्या कहते हैं, वो मॉलिक्यूल होता है आपको क्या होता है, ऑप्सोनिन्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, बी से जाएगा। ठीक है, ऑप्सोनिन्स। ठीक, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्स टू टिश्यू इंजरी सेल्स, यानी कि फ्रेंड्स ये कह रहा है कि आपका नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होते हैं मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये जो टिश्यू को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, जो इंजरी टिश्यू होते हैं तो इसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इनको क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं। जब आपके टिश्यू में कोई इंजरी हो जाता है तो एक प्रकार का नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी होता है, ऑर्गन होता है, वो क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा सा सूजन आ जाता है क्योंकि वहाँ पे फाइटिंग हो रही होती है। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है व्हिच सब्सटेंस इज रिलीज ड्यूरिंग वैस्कुलर फेज ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी कि कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस से जो रिलीज होता है, क्यों, क्योंकि वैस्कुलर फेज इन्फ्लामेशन के कंडीशन में। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है वो आपका यहाँ पे हिस्टामिन और सेरोटोनिन दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोथ ए एंड बी से जाएगा। ठीक है,
फ्रेंड्स हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ठीक है, ये कहाँ से आपके प्रोड्यूस होते हैं, बेसोफिल से भी इनका सिक्रीशन होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स यहाँ पे सेरोटोनिन इज सिक्रेटेड बाय व्हिच सेल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेरोटोनिन जो होता है आपके बेसोफिल से और प्लेटलेट दोनों से क्या होता है, सिक्रीट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा सही था वो आपका प्लेटलेट का था, और अभी एक दूसरा आएगा उसमें आपका बेसोफिल है। तो जैसा आपको यहाँ पे लगेगा आंसर में लगाइएगा। तो सेरोटोनिन सिक्रेटेड बाय द प्लेटलेट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका इस्नोफिल कीमोटेटिक फैक्टर एंड हिस्टामिन इज सिक्रेटेड बाय व्हिच सेल। तो फ्रेंड्स वही प्रश्न हमने जो बताया था कि आपका यहाँ पे बेसोफिल से सिक्रीट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स इज एसोसिएटेड विद डॉट डॉट ग्रुप ऑफ प्रोटीन। तो फ्रेंड्स ये आपके जो एंटीजन डिटरमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एसोसिएटेड होते हैं किस प्रकार के प्रोटीन से। तो फ्रेंड्स ये आपके पेप्टाइड ग्रुप्स के प्रोटीन से क्या होते हैं, डिटरमाइन क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है लो मॉलिक्यूल वेट एंटीजन आर कॉल्ड, यानी कि जिन एंटीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो लो होता है तो उनको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उनको क्या कहते हैं, हैप्टेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी सही जाएगा, हैप्टेंस, ठीक है। चलिए बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे एंटीजेंस नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ बट डेवलप्ड लेटर इन लाइफ आर कॉल्ड, यानी कि जो हमारे एंटीजन होते हैं वो एम्ब्रियो के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन बाद में वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इनको कहते हैं ऑटो एंटीजेंस। क्या कहते हैं, ऑटो एंटीजेंस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा, ऑटो एंटीजन, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इनहेरिटेड एंटीजन टू व्हिच आर द फाउंड इन द सम बट नॉट इन ऑल मेंबर ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड। फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इनहेरिटेड जो एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे उत्पन्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं। क्योंकि जो हमारे स्पीसीज, मान लीजिए कोई स्पीसीज है, वो सभी में वो एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, बट एक जो पर्टिकुलरली एरिया है उसमें वो एंटीजन्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो उस प्रकार के एंटीजन्स को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं आइसो एंटीजन्स, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, इसको कहते हैं आइसो एंटीजन्स। और ये जो एंटीजन्स होते हैं वो कभी कभी किन्हीं दूसरे वजह से क्या होते हैं, उन जो वातावरण हमारा इन्वायरमेंट होता है उनके वजह से ये एंटीजन्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। चलिए लेकिन ये सारे स्पीसीज़ में फ्रेंड्स नहीं पाए जाते हैं। यही इसका जो मेन वो है थ्योरी है, वही कह रहा है कि सभी में नहीं पाए जाएंगे, लेकिन केवल एक कुछ जहाँ पे एक पर्टिकुलरली स्थान पे ये पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए बात है अगले प्रश्न पे। इम्यूनोग्लोबिन कंस्टिट्यूट ऑफ मेनी परसेंटेज ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन, यानी कि आपका जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो कंस्टिट्यूट होता है कि टोटल सीरम प्रोटीन का। तो फ्रेंड्स कितना भाग होता है, ये आपका 20 से 25%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है टू अनइक्वल पेयर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज हेल्ड टूगेदर बाय व्हिच बॉन्ड, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं वो अनइक्वल पेयर होते हैं, ठीक है। ये अनइक्वल पेयर इम्यूनो मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स इनका जो बॉन्ड होता है उनको कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा, ठीक है। चलिए बात आते हैं अगले प्रश्न में। डिप्थीरिया टॉक्साइड इज मोस्ट ऑफ्टन ऑब्जर्व विथ, यानी कि आपका जो डिप्थीरिया टॉक्साइड होता है वो किसमें ज़्यादातर ऑब्जर्व करने को मिलता है, एल्बुमिन फास्फेट में, एल्बुमिन फास्फेट में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है द टाइप ऑफ लाइट चेन इन इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज। तो ये जो लाइट चेन इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन का जो लाइट चेन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स ये मेनली 2 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कप्पा एंड लैम्डा आर व्हिच टाइप ऑफ चेन इन इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यानी कि कप्पा और जो लैम्डा चेन होता है वो किस प्रकार का चेन होता है इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर या जहाँ पे ए सही जाएगा, ये लाइट चेन होता है, ठीक है। फ्रेंड्स बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है द कप्पा एंड लैम्डा चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन अकर इन ए रेशियो ऑफ डॉट डॉट इन ह्यूमन सीरम, यानी कि आपके ह्यूमन सीरम में जो इम्यूनोग्लोबिन के कप्पा एंड लैम्डा चेन होते हैं उनका रेशियो का होता है। तो फ्रेंड्स उनका जो रेशियो होता है वो होता है 1:2 का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हिच एंजाइम क्लीवेजेस द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जस्ट एबव द डाइसल्फाइड बॉन्ड व्हिच कनेक्टेड टू हैवी चेन्स, यानी कि कौन सा एंजाइम है जो क्या होता है डाइसल्फाइड के ऊपर क्या होता है कनेक्टेड होता है टू हैवी चेन के द्वारा।
तो इन एंजाइम को क्या कहते हैं, पेपेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। और फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जिसका जो ऊपर वाला क्वेश्चन उसका जस्ट उल्टा, यानी कि वो कह रहा है कि एंजाइम वो कौन सा एंजाइम है जो जस्ट बिलो है आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड के, तो वो फ्रेंड्स आपका पेप्सिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है देयर आर हाउ मेनी मेजर इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस, यानी कि जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन उनको कितने क्लास में बांटा गया है मेजोर। तो फ्रेंड्स उनका जो मेजोर क्लासेस है वो आपका कितना होता है, 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी सही जाएगा। ठीक है, चलिए बातें हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा व्हिच इम्यूनोग्लोबिन कंसिस्ट अबाउट 75% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबिन इन सीरम, यानी कि आपके सीरम में टोटल इम्यूनोग्लोबिन का 75% कंसिस्ट करता है, वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है। तो फ्रेंड्स वो है आपका जी, इम्यूनोग्लोबिन जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न करा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आईजीजी, यानी कि आपके आईजीजी का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर वेट जो होता है आपके डाल्टन में नापा जाता है। तो यहाँ पे 1.5 लाख होता है, 1.5 लाख डाल्टन्स आपके आईजीजी का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि फ्रेंड्स इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो आपका लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन होता है वो आपका आईजीजीएम होता है। तो आईजीएम जो होता है वही आपका लार्जेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन पर ज़्यादा गौर फरमाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है द प्रेजेंस ऑफ व्हिच एंटीबॉडी इन फीटस इंडिकेट्स इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन, यानी कि कौन सा यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है आपके फीटस जो कि इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स ये होता है आईजीजी नहीं, आईजीडी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न करा है व्हिच इम्यूनोग्लोबिन इन मच मोर एफिशिएंट देन अदर इम्यूनोग्लोबिन इन ब्रिंगिंग अबाउट एंटीकोगुलेंट ऑफ पार्टिकल एंटीजन्स सच एज दोज ऑफ बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स इसको आप समझिएगा, और फ्रेंड्स इसको समझने के बाद इसको हम आंसर बता देते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा आपको समझाने में। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा आईजीएम। ठीक है, क्या होगा, आईजीएम। तो ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगाते हैं। बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है आईजीए अकर इन हाउ मेनी फॉर्म, यानी कि आपका जो आईजीए होता है वो कितने फॉर्म में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मोस्टली 2 फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर ऑफ आईजीए इज अबाउट, वही फ्रेंड्स डाल्टन में हमने बताया कि मॉलिक्यूलर वेट मापा जाता है आपके किसका, यहाँ पे जो भी आपके एंटीबॉडी होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आईजीए जो है उसका मॉलिक्यूलर यहाँ पे वेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 1.5 लाख नहीं, 1,70,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन जाएगा 1,70,000 डाल्टन्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फ्रेंड्स आईजीजी का कितना होता है, 1.5 लाख होता है, और आईजीए का कितना होता है, 1,70,000। ठीक है, प्रश्न की व्हिच इम्यूनोग्लोबिन प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड प्रमोट फैगोसाइटोसिस। तो यानी कि कौन सा यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन है फ्रेंड्स जो आपको प्रोटेक्ट करता है आपके बॉडी सरफेस को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, और साथ साथ में क्या करता है, इसको प्रमोट करता है किसको, फैगोसाइटोसिस को। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही जाएगा वो इम्यूनोग्लोबिन आपका होगा यहाँ पे आईजीजी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कम्प्लीमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो फ्रेंड्स ये जो कम्प्लीमेंट होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 11 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, 11। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कम्प्लीमेंट एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग सीरम एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर डॉट मिनट्स, यानी कि अगर आपको कम्प्लीमेंट एक्टिविटी को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो इसको सीरम को कितने देर के लिए आप हीट करेंगे 56 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप फ्रेंड्स इसको कितने देर के लिए, इसको आप 30 मिनट के लिए करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स व्हिच इम्यूनोग्लोबिन हैज रिसेप्टर फॉर C1Q। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि आईजी एंड आईजीएम। ठीक है, आईजीजी एंड आईजीएम। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एक्टिवेशन ऑफ कम्प्लीमेंट रिजल्ट इन, यानी कि अगर आपको एक्टिवेशन हो रहा है आपके कम्प्लीमेंट का तो रिजल्ट क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको साइटोसिस भी होगा और आपका बैक्टीरियोलाइसिंग भी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है साइटोलाइसिस कॉज इंजरी टू नॉर्मल टिश्यू, यानी कि आपका जो साइटोलाइसिस है वो काज करता है आपके नॉर्मल टिश्यू के जो इंजरी काज करता है।
तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको फ्रेंड्स वो किस में होता है, तो फ्रेंड्स वो आपकी एलर्जिक में होगा और ऑटो इम्यून डिजीज में भी होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, सी वाला जाएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि C4A, C3A एंड C5A फ्रेगमेंट आर रिलीजेड इन द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग, यानी कि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कैसे रिलीज होते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लीमेंट कैस्केड्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा इस साइड में, स्पेसिफिक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इट आल्सो रिफर, तो ये कौन सा रिफर होता है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है वो सही जाएगा आपका यहाँ पे बी नंबर का, कौन सा, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है द लार्ज पीरियड ऑफ एंटीबॉडी डेवलप्ड इज़ फॉर हाउ मेनी डेज, यानी कि जो लॉग नहीं कह रहा है ये फ्रेंड्स, लार्ज नहीं कह रहा, लैग कह रहा है, लैग पीरियड ऑफ एंटीबॉडी डेवलप्ड इज़ फॉर हाउ मेनी डे, यानी कि लैग पीरियड में जो एंटीबॉडी डेवलप होते हैं तो कितने दिन में डेवलप होते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके 3 से 4 डे में डेवलप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स कह रहा है IgM एंटीबॉडी अपेयर एर्लियर देन व्हिच टाइप ऑफ एंटीबॉडी, तो फ्रेंड्स जो IgM एंटीबॉडी अपेयर होता है एर्लियर, किससे एर्लियर अपेयर होता है, तो फ्रेंड्स ये आपका IgG से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है व्हिच साइटोकाइनेज हेल्प इन इंडक्शन ऑफ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो फ्रेंड्स ये जो काइनेज होते हैं जो प्राइमरी रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उनको इंड्यूस करता है, तो उसका ऑप्शन जो जाएगा सही वो हो जाएगा एफरेंट साइटोकाइनेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है व्हिच एफरेंट साइटोकाइनेज स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोकाइनेज सच एस इंटरल्यूकिन 2, तो फ्रेंड्स इसका जो इंटरल्यूकिन 2 वाला है ऑप्शन उसका सही जाएगा ए इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि हम अभी इम्यूनोग्लोबिन या फिर इम्यूनोलॉजी का भी हम लेक्चर नहीं लिए हुए हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन चलिए इसको हम लोग लर्न कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ करना है तो लर्न हमें करना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है व्हिच फ्रेंड्स साइटोकाइनेज इज आल्सो नोन एज टी सेल ग्रोवर्थ फैक्टर, तो ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो फ्रेंड्स होता है इंटरल्यूकिन 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बी सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है व्हिच फ्रेंड्स साइटोकाइनेज इज आल्सो नोन एज बी सेल ग्रोथ फैक्टर, तो फ्रेंड्स ये आपका जो बी सेल ग्रोथ फैक्टर वो होता है फ्रेंड्स होता है इंटरल्यूकिन 4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, डी सही जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है इंटरल्यूकिन 6 इज कॉमनली नोन एज, तो फ्रेंड्स जो इंटरल्यूकिन 6 होते हैं इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन बीटा 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या सही जाएगा, डी सही जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा अल्फा इन्फेरॉन इज प्रोड्यूस बाई, तो जो अल्फा इन्फेरॉन होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, तो आपके ल्यूकोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है गामा इन्फेरॉन क्या है, गामा इन्फेरॉन इज स्टिमुलेटेड बाय व्हिच सेल, तो किस सेल्स के द्वारा ये गामा इन्फेरॉन्स क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है साइटोकाइनेज सिक्रेटेड बाय लिम्फोसाइट माइक्रोफेजेज न्यूट्रोफिल्स एंड एनके सेल्स हैव ह्यूज इफेक्ट ऑन इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सही जाएगा बोथ ए एंड बी, पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और निगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की पर। अगला प्रश्न हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हजार्ड ऑफ इम्यूनिटी, तो फ्रेंड्स जो आपका हजार्ड इम्यूनिटी होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, वो तो आपके फ्रेंड्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि अगर आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज हो रहा है, ऑटो इम्यूनिटी हो रही है, या फिर ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी होती रही है, तो आपको यहाँ पे ऑल ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। तो इसमें सभी हजार्ड इम्यूनिटी हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेनेसिस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, तो फ्रेंड्स इनको जो फर्दर डिवाइड किया गया है वो कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप में डिवाइड किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा 4, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा है व्हिच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज सेल मीडिएटेड, तो सेल मीडिएटेड जो होते हैं वो आपसे कौन टाइप के होते हैं, तो फ्रेंड्स ये टाइप ये 4 के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
डी सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है व्हिच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कॉल्ड एटोपी। तो फ्रेंड्स एटोपी किसको कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये आपका जो टाइप होता है वो टाइप फर्स्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज, यानी कि इसमें से कौन सा इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज का एग्जाम्पल है? तो फ्रेंड्स एथरस रिएक्शन जो है वो आपके इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट प्रश्न पे। लास्ट हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कौन सा इसमें से ऑटो इम्यून डिजीज है? तो फ्रेंड एडसन डिजीज भी है, पेर्निशियस डिजीज यानी एनीमिया भी है, और यहाँ पे तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो हो जाएगा ऑल। ठीक है, ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आज टोटल 60 प्रश्नों को हल किया है और सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 15 नंबर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, या ऑप्शन में थोड़ा सा छूट गया है, या ऑप्शन गलत लग गया है, यानी कि मिस्टेक हो गया है किसी वजह से, तो आप उसको कमेंट करिए, उसको हम सही करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।